दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिर वही सवाल उठा कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर इसको कहा जाए या फिर कहा जाए। इतना ही नहीं, नौगाम में हादसा हो गया और वहां पर भी कई पुलिस वाले मारे गए। एक वीडियो आई उमर की जिसमें उसने कहा कि वो सुसाइड बॉम्बर को सपोर्ट करता है और जिहादी मानसिकता का पता चला। अल फला यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड लगातार चल रही है। सर, दिल्ली के सीपी सतीश गोलचा साहब पहुंचते हैं मौके पर, सारे अधिकारी पहुंचते हैं क्राइम ब्रांच के स्पेशल सेल के। इंटेलिजेंस के नाम पर यह कहा जाए कि पूरी तरह से फेल। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब होता है इंटेलिजेंस, खूबियदार, बहुत जानकारी रखने वाला, खुफिया तंत्र, एलआईयू। जिस आपके यूपी में जहाँ आप शूट कर रहे हैं एलआईयू बोलते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। हरियाणा में सीआईडी बोलते हैं। परंतु असलियत खुफिया तंत्र से, इंटेलिजेंस से बहुत दूर दूर है। क्योंकि मेरा भी एक बहुत लंबा अनुभव 2 बार स्पेशल ब्रांच में काम करने का रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इंटेलिजेंस के मामले में जीरो से लेके माइनस की तरफ तो जा सकते हैं, पर प्लस की साइड में आप नहीं जा सकते। जिस तरह का सिस्टम अभी तक इवॉल्व हुआ है स्पेशल ब्रांच या इंटेलिजेंस के नाम पर, आईबी का नाम आप बहुत बड़ा समझते होंगे, जबकि मैं आपको जानकारी दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो बेसिक जानकारी है वो दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम से, स्पेशल ब्रांच के कंट्रोल रूम से या लोकल पुलिस से वो लोग गैदर करते हैं और उसी को वो लोग पब्लिश कर देते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये माइनस में है। हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम लगभग जीरो है। बल्कि मैं कहता हूं कि जो ब्रिटिश टाइम का जो सिस्टम था वो बहुत सुपर था, बहुत ऊपर था। एक गांव का चौकीदार जिसको बोल दिया करते थे, वो गांव से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कस्बे का कोई प्रधान सरपंच एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को थाने तक पहुंचाना, उसको डेवलप करना, इंफॉर्मेशन पर उस पर कार्य करना। तब जो, इसलिए ब्रिटिशर्स का जो कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स के लंदन में बैठे बैठे कान इंडिया के अंदर होते थे, कान नाक थे। हम पर आऊंगा। कान नाक की बात आपने कही, अभी मैं देख रहा था कि दिल्ली पुलिस ने फिर ये एक पुरानी ट्रेडिशनल पुलिसिंग शुरू करी है कि भाई आप हमारे कान और नाक बने, लोगों से कहा है। सर, एक आतंकी 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ा रहता है गाड़ी लेकर, उसके बाद वो वहीं लाल किला जाता है जहां एक बार पहले भी ब्लास्ट हो चुका है, अंदर आतंकवादी मारे गए थे। इतना आसान है ये करना? और या ये कहें कि फिदाइन को, अटैक को रोका नहीं जा सकता, या ये कहें कि इंटेलिजेंस के नाम पर पुलिस कर्मी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से स्पेशल ब्रांच की वर्किंग को आप देखें, या यूपी यहाँ बैठे हैं, एलआईयू में बैठे हैं, ये इन्फॉर्मेशन तो गैदर करते ही नहीं, केवल अखबार में पढ़ लिया, पोस्टर में पढ़ लिया। जिस तरह आपने देखा कि नौगांव में एक एसएसपी साहब को मैं तारीफ करूंगा ऐसे मौके पर, उन्होंने अपने माइंड का यूज़ किया कि जैश ए मोहम्मद के अंदर भर्ती क्यों की जा रही है। लगातार एक ही तरह के पोस्टर नौगांव जैसे शहर के अंदर लग रहे हैं, तो उन्होंने इंटेलिजेंस के, यही तो आईबी का काम है, पोस्टर पढ़ना, समाज में लोगों की बात सुनना, कान लगाकर सुनना कि वो क्या होने जा रहा है, किस मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है। बट बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी है किस घर के अंदर क्या खाना बन रहा है, कौन उसका गेस्ट आया है, कौन विदेश से गेस्ट आया है। आज की डेट में सब जीरो हो चुका है, बिल्कुल बेसिक पुलिसिंग। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की पोजीशन ऐसी है। अब अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में जाएं, वहां की मैं गारंटी दे रहा हूं, वहां की जो एलआईयू या सीआईडी जिसको बोलते हैं, उनको यह भी नहीं पता होगा कि उनके यहां अल फला नाम की कोई यूनिवर्सिटी रन कर रही है। अंदर जाने की बात तो छोड़ दिए, उसके आसपास जो गांव हैं उनके, वो खुद उनकी एक्सिस अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं थी। तो क्या आप सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ी, कोई ऐसी जिन ताकत आकर इस तरह की यूनिवर्सिटी की इंटरनल जानकारी हासिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। उसके लिए एआई का सिस्टम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो प्रोग्रेसिव तरीका है, और दूसरी तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीके हैं। जिस तरह मैंने बताया कि अभी किस तरह से गांव का एक चौकीदार गांव की तमाम चीज़ों की जानकारियां पुलिस तक और ऊपर तक पहुंचती थी, परंतु आज वो वैक्यूम हो चुका है। इसलिए जरूरत है कि दोबारा से उसको कैसे रिवैम्प करा जाए, कैसे तमाम चीज़ों को लाया जाए, किस तरह से प्रमोट किया जाए। पहले आपको याद होगा कि इनाम दिया करते थे, एक सिस्टम था ब्रिटिशर्स के अंदर, वो मेरे टाइम में बहुत टाइम तक रहा कि पब्लिक के अंदर मुखबर होते थे कि जी मुखबर आ गया है। आज वो सिस्टम कोलैप्स हो गया, कोई जानकारी पुलिस के पास। मुखबर फंड तो होता है, मुखबर को कैसे इंफॉर्मेशन लेती है? वाला जो सवाल है मैं आपको खोल के बता देता हूँ। फिर दिल्ली पुलिस ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस फंड का किस तरह से मिसयूज होता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। वो केवल एक पर्सनल यूज़ है, कैसे उसको लेज़र में इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जिस चीज़ के लिए वो फंड होता है, सीक्रेट फंड जिसको बोला जाता है, क्योंकि इसका कोई ऑडिट नहीं होता, इसके बारे में आप सरकार पूछ नहीं सकती, मैं नहीं पूछ सकता, आप भी नहीं पूछ सकते कि सीक्रेट है, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। परंतु मेरा अपना इतना अनुभव कहता है कि सीक्रेट फंड का आज तक ज़मीन पर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। वो कहाँ, कौन लोग करते हैं, कौन सीनियर अफसर करते हैं, वो फंड कहाँ जाता है, किस काम के लिए जाता है, ये तो वही लोग बता
बता सकते हैं जो इस फंड का यूज़ और मिसयूज करते रहेंगे, परंतु इस तरह का जो फंड है वो फंड एग्जिस्ट जरूर करता है, परंतु वो ज़मीन पर जीरो है। इसलिए ज़मीन पर जो मुखबर को पहले पैसे दिए जाते थे, जानकारियाँ मुहैया कराई जाती थी, आज वो मुहैया नहीं हो पाई है। मैंने अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जानबूझकर इसलिए लिया है क्योंकि अल फलाह में जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आसपास के गांव वालों को भी नहीं पता कि अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ से इसकी फंडिंग हो रही है, कौन लोग हैं। आज की डेट में इतना इंटेलिजेंस का टाइम है, जो स्पेशल ब्रांच के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं, केवल उनका एक और एक आकलन जरूर अच्छा है, जब इलेक्शन होते हैं तो वो तमाम तरह की जानकारियाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इकट्ठी करते हैं, उसमें तो बड़ी कामयाबी है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि स्पेशल ब्रांच उस दिशा में बहुत अच्छा काम करती है, और कोई डिमॉन्स्ट्रेशन है, वीआईपी मूवमेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, परंतु जो असलियत पुलिसिंग जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके लिए मैं और आज आप बैठकर डिबेट कर रहे हैं, उसके बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं होती। बेसिक जमीनी स्तर पर उनकी कुछ जानकारी नहीं होती। स्पेशल ब्रांच का ऑफिस आसफ अली रोड पर जहां हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के पीछे घर में क्या हो रहा है या उस कॉलोनी में क्या हो रहा है, उनको वहां का नहीं पता। तो मैं किस तरह से डिपार्टमेंट, इसको तो स्क्रैप कर देना चाहिए इस डिपार्टमेंट को, जब कुछ कोई जमीन पर कुछ इसका असर ही नहीं दिख रहा। पूछेंगे हंस क्यों रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि पुरानी कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। आप भर्ती कर रहे हैं, एक सिपाही को भर्ती कर रहे हैं, एक थानेदार को भर्ती कर रहे हैं, आज उससे ट्रैफिक में काम ले रहे हैं, कि वो ट्रैफिक के बारे में इतना जानकारी लेता है, आप उसको स्पेशल ब्रांच भेज देते हैं, फिर उसको थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ की होती है, आप उसको थाने में लगा देते हैं, उसके बाद वहाँ की जानकारी होती है आप उसको एयरपोर्ट भेज देते हैं, उसके बाद उसको जानकारी होती है तो और किसी डिपार्टमेंट में ऑफिस के अंदर लगाते हैं। तो तभी मैंने बोला जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर। आपका कहना है ट्रांसफर नहीं होना चाहिए? भाई भर्ती करो, इंटेलिजेंस के लिए अलग एक लाइन होनी चाहिए, स्ट्रीम होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं आपके चैनल पर बोलता हूँ, दिल्ली पुलिस बताए या यूपी पुलिस बताए, क्या उन्होंने कोई एलआईयू के बारे में कोई ट्रेनिंग कराई आज तक? आज तक बता रहा हूँ कोई ट्रेनिंग नहीं होती। वहाँ मेरे जैसा रफ आदमी पहुँच जाता है, जो पुराने लोग उसको समझाते हैं, बताते हैं, उसी पर वो काम करने लगता है, या अपनी उसकी बुद्धि होती है, तभी कहते हैं कि इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तो यहाँ से आती है, और उसका क्या इंटेलिजेंस है, उसका क्या, उसने कोई सीखा ही नहीं है, उसको कुछ बताया नहीं गया कि किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। जिस तरह अभी आपने बताया कि अल फलाह या ये टेररिस्ट के बारे में जानकारी कैसे लेगा, उसको अपने यही नहीं पता कि उसके इलाके में कितने मदरसे रन कर रहे हैं, वेदभूषण जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई मस्जिद के अंदर कौन मौलवी उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कैसे वो उन चीजों को क्रैक कर पाएगा, कैसे जा पाएगा उसके अंदर? अब जा ही नहीं सकता। लेकिन एक बात और भी है ना कि ये लोग जो इस तरह से अगर डॉक्टर्ड होते हैं, ये लोग जो हमने देखा उमर का वीडियो सामने आया, ये लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ, ये तो अपने लोगों तक इन्फॉर्मेशन सीमित रखते हैं, ये लोग कहाँ बाहर जो पहुंचाते हैं? और ये कोई इतना आसान नहीं है इनके बीच में बैठ के। पहले तो कहते थे ना, बदमाश से अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बदमाश के साथ बैठना पड़ेगा पुलिस को, लेकिन अब तो बदमाश तो बहुत स्मार्ट हो गए। देखिए, ये चूहे बिल्ली का गेम है, कई बार चूहा आगे होता है, कई बार बिल्ली आगे होती है। अब ये तो कोशिश है कि कौन उसमें कामयाब होगा, परंतु आज एआई का टाइम है, सही गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाए, सही इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ बैठे बैठे इस इलाके के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन चल रही, यदि मुझे तमाम गैजेट्स जैसे मोसाद इस्तेमाल करती है, हमारे पास भी हैं वो, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें, एक पर्टिकुलर डाटा यदि बैंक बनाए, हमें पता लग सकता है कि इस इलाके में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं है। मतलब इवन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको नहीं पता कि इंटेलिजेंस का कलेक्शन कैसे की जाए, ज़मीन पर कैसे की जाए। और आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, आप तमाम तरह के डाटाज इकट्ठे कर सकते हैं, आसपास की इंफॉर्मेशन आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे गैदर कर सकते हैं। सर, इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस टेररिस्ट केस में आपने देखा 3 घंटे तक आदमी गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है, यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई गाड़ी कहीं पार्क करके खड़ा रहा है कितने भी घंटे तक, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक जो अभियान था दिल्ली पुलिस का वो फेल होता नजर आ रहा है। ना लोगों में सेंस है कि वो एटलीस्ट पुलिस को बताएं, ना पुलिस को तो पता ही नहीं होता। देखिए, ये अब गाड़ियों को चेक करने से या पॉपुलेशन को चेक करने से ये समस्या समाधान नहीं हो सकती। इस दिल्ली शहर के अंदर, क्योंकि ये दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, राजधानी है, 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई, इन तीनों को मिलाकर लगभग 30 लाख गाड़ियां दिल्ली के अंदर हैं। तो गोटी जी, चेकिंग तो मुश्किल नहीं है, पर हाँ, आप इंटेलिजेंस से अपने कलेक्शन करके इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कि किस एरिया के अंदर कौन गाड़ी खड़ी हुई है, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। जिस तरह से गाड़ी सेल परचेज हुई, क्या हम चेक नहीं कर सकते? क्योंकि जिस तरह से सीलमपुर के एड्रेस पर उमर की गाड़ी 2-2 गाड़ियां हो रही हैं, तो ये एक आई ओपनिंग था कि हम चेक करें कि ये कौन लोग हैं जो गाड़ियों के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस तरह से जो डॉक्टर शाहीन है, उनके अकाउंट्स पर नज़र रखी जा सकती थी। जो अब मालिक अरेस्ट हुए, ईडी ने जिनको अरेस्ट हुआ है, लगभग 400 करोड़ से ऊपर ज़्यादा की वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और हमारी ईडी और डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो सारे चुप बैठे, उनको यही नहीं पता कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्या विदेश से फंडिंग हो रही है, कौन लोग आकर फंडिंग कर रहे हैं, ये पैसा आ रहा है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये
छोटा मोटा पैसे में नहीं होती। आप ये जो स्टेन गन आपने लगा रखी है ना, इसको खरीदने में जाए तो आप और मैं बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे, इतनी महंगी है। और लाना, इसको प्रिक्योर करना, दो स्टेन गन खरीदना, अमोनियम नाइट्रेट। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने ट्रैक्टर भर भर के अमोनियम नाइट्रेट NPK बोलते हैं गांव के अंदर, वो खेतों के अंदर डाला हुआ है। तो इसको प्रिक्योर करना आसान नहीं है, परंतु हाँ, कोई इस तरह का एलिमेंट यदि खरीद रहा है मार्केट से तो जरूर उस पर निगाह जानी चाहिए, चाहे वो दुकानदार हैं। इसलिए ये आइज एंड ईयर्स का मैंने जिक्र किया था कि जब तक पूरा हिंदुस्तान, पूरा एक एक जो सोसाइटी के अंदर लोग नहीं समझेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तब तक इस तरह की चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ऐसे उम्र और पैदा होंगे। ये तो प्रवोक कर रहा था कि आओ इस तरह के सुसाइड करो, तो इसलिए बहुत सारे उम्र बैठे हुए हैं भी सोसाइटी के अंदर। और बहुत सारी अल्लाह फना यूनिवर्सिटी हैं, देवबंद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से CA/NRC का दंगा शुरू होगा, दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता लगा शाहीन बाग बस गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तबाही मच गई, सीलमपुर के अंदर दंगे हो गए जब क्लिंटन साहब हिंदुस्तान के अंदर आए थे। तो ये तमाम, जब तक हम सब मिलकर, पूरा हिंदुस्तान मिलकर इंटेलिजेंस के तरीके, एक एक आदमी हमारा मुखबर है, जो एक एक ग्राउंड पे एक दुकानदार भी खड़ा है, एक पान बेचने वाला भी, उसकी दुकान पर कौन। वेद भूषण जी, ये कहते हैं लोग, जैसे अगर मैं इस पे स्पेसिफिक आऊं, 3 घंटे तक पार्किंग में गाड़ी खड़ी होना। दिल्ली में तो कई सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी पार्किंग है, जहां मॉल की पार्किंग, आजकल तो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग है, लोग खड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। तो वहां जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको तो पैसों से मतलब है, उसको सिर्फ पैसे देते जाओ, खड़े रहो जो मर्जी। मैं आपको, बड़े हंसी की बात भी है, आपके व्यूअर्स को ताज्जुब भी होगा, जो आजकल जो मॉडर्न चोर है वो अपनी चोरी करके आसपास की गाड़ियों को पार्किंग में छोड़ जाते हैं, और फिर महीनों भर बाद उसको जब मौका लगता है नंबर प्लेट बदल के जैसे भी वो ले जाते हैं। आप दिल्ली में ऐसी, मैं आपको दुनिया भर की पार्किंग बताऊं, डिलाइट सिनेमा के पास पार्किंग आप महीनों तक खड़ी रखें, कोई पूछने वाला ही नहीं आएगा। ये होना चाहिए ना, चेक इन। हाँ, चेक इन बैलेंस होना चाहिए। तो मैंने कहा सभी की जिम्मेदारी है, ये केवल एक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक आम आदमी की जिम्मेदारी है कि सबको, पूरे हिंदुस्तान को कलेक्टिवली, जब तक हम लोग इन चीज़ों के लिए सतर्क नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगी, तब तक नहीं हो पाएगा। जहाँ ये अल्फला यूनिवर्सिटी के आसपास के गांव में इनोसेंट लोग, उनको यही नहीं पता कि किस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज, गांव गांव तक जब लोग जागेंगे नहीं, जैसे मैंने चौकीदार का। इसमें एक और सर केस सामने आया, इसमें ये आया कि इन्होंने इतना सारा जो बारूद इकट्ठा किया, वो तो बाजार में आसानी से मिलता है। आपने बोला मैं खुद अमोनियम नाइट्रेट लाता था, मैं किसान का बेटा हूँ, उसमें इस्तेमाल होता था। तो सर जब ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो विस्फोट तो होगा ही ना। तो ये सब चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस नहीं, क्या किसी को भी कुछ भी दे देता है? किसान है तो ठीक है, एक लिमिट होगी ना किसान को भी देने की, और रेगुलर कस्टमर्स को दिया जाता है, ये थोड़ी कि किसी अनजाने को दे दिया जाए और इतनी मात्रा में दे दिया। देखिए, आपको याद होगा कि जब एक बार जब लड़कियों के ऊपर मुंह पर तेजाब फेंक दिया जाता था, पूरे हिंदुस्तान में लड़कियां मर गई, लड़कियां, पति ने मार दिया, बॉयफ्रेंड ने उसके मार दिया, मुंह जला दिया कि तू सुंदर है, तेरा रूप ही खराब कर दूंगा। तो जब पूरे हिंदुस्तान में ह्यू एंड क्राई मचा, तो तेजाब वालों पर नकेल डाली गई कि आप तेजाब आमतौर पर नहीं बेच पाएंगे। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी, समाज के अंदर आएंगी। अब अमोनियम नाइट्रेट है, कल को पोटेशियम नाइट्रेट बिक जाएगा, वो तो बिल्कुल एक बारूद है, आप ला के अभी रखें, अभी साथ के साथ ब्लास्ट हो जाएगी। तो जब तक इन तमाम चीज़ों को एक कैलकुलेटिव तरीके से सरकार और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर इस बारे में काम नहीं करेंगे, और पब्लिक का जो कोऑपरेशन है, उसके बिना ये चीज़ें रुक नहीं सकती। हो सकता है अभी जब हम डिबेट कर रहे हो तो कहीं ब्लास्ट हो जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा उमर नहीं होंगे, दोबारा अल्फला यूनिवर्सिटी नहीं होंगी। ऐसी पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पर, जहाँ ऐसे मदरसे हैं, जहाँ पर यूपी सरकार की बात करूंगा, अभी उन्होंने मदरसों पर चेकिंग शुरू कर दी और ये कहा है कि जो मौलवी है उनकी डिटेल्स, जो वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सबकी डिटेल्स मान लिया मैंने। यूपी इस बारे में बहुत प्रोग्रेसिव है। आप पूरा हिंदुस्तान का बॉर्डर देखिए, बांग्लादेश से लगा हुआ, पाकिस्तान से, वहाँ क्यों इतने मदरसे और क्यों इतने मुस्लिम्स बाहर से माइग्रेट हो रहे हैं, बांग्लादेश से, म्यांमार से आ रहे हैं, उन पूरे बॉर्डर्स पर ही क्यों आ रहे हैं? तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो आपने अभी उठाया है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है और बड़ा खतरनाक इसका अंजाम हो सकता है, क्योंकि हम चारों तरफ से इस तरह के लोगों से घिर चुके हैं जो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आए हैं। और यदि किसी दिन ये विस्फोट हुआ तो हिंदुस्तान के लिए इस जीना भारी हो जाएगा, एक आम आदमी के लिए, क्योंकि इनमें इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात बोली सर आपने, कहा कि ये लोगों का कोऑपरेशन जरूरी है। अब लोग तो कोऑपरेट नहीं करते, तभी वजह ये इस तरह की घटनाएं हो रही है। और हमने देखा कि 3 घंटे गाड़ी खड़ी रहती है, एक आदमी सुबह 8 बजे आ जाता है दिल्ली की परिसीमा में, और उसके बाद कनॉट प्लेस घूम रहा है, मयूर विहार घूम रहा है, उसको कोई डर नहीं है, बारूद उसकी गाड़ी में है, कोई चेक करने वाला नहीं है। पुलिस क्या जमीन पर थी नहीं उस दिन, या ये पुलिस की मतलब ये एक रूटीन है कि यार हर गाड़ी को थोड़ी चेक कर सकते? देखिए, मैंने इस रूट की तमाम रूट की रेकी की है, जहां बदरपुर से लेकर और लाल किले तक जिस रूट पर ये गए थे, केवल एक जगह
ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले मिलकर केवल उन व्हीकल्स को चेक कर रहे थे जो वायलेट कर रहे थे, ट्रैफिक रूल्स की वायलेट कर रहे थे। अदरवाइज मैंने पहले बताया कि चेकिंग करना नामुमकिन है। आप पूरे हिंदुस्तान की आर्मी को लगा दीजिए, पूरे दिल्ली की गाड़ी चेक ही नहीं कर सकते हैं। आप और मैं यदि यहाँ उस तरह की चेकिंग हो जाए तो शायद 1 महीने में कनॉट प्लेस तक पहुँच पाएंगे। ये स्थिति बन जाएगी। केवल आप विदेश में भी जाएं, यदि आप किसी कानून की वायलेशन करेंगे, चूंकि मैं यूएन में रहा हूँ, कंट्री के अंदर मुझे बता दिया गया था यदि इस कंट्री के अंदर आप कानून का वायलेशन नहीं करोगे आपको कोई चालान कोई पूछने भी नहीं आएगा, और यही सत्य है। तो ट्रैफिक में आज की स्थिति यह है दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब आप किसी कानून, रेड लाइट तोड़ते हैं, ट्रिपल राइडिंग करते हैं या और किसी वायलेशन करते हैं, बेल्ट नहीं लगाते हैं, तब वो आपको रोकते हैं। अदरवाइज यदि ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है तो कोई रोकने वाला नहीं है। आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। ये तो हो गई ट्रैफिक पुलिस की बात। लोकल पुलिस का काम तो ये नहीं है ना। लोकल पुलिस का काम तो ये है कि चेक करना। उनका काम तो ट्रैफिक वायलेटर्स को नहीं देखना ना। वो क्यों नहीं मौके पर रहती, या ये कहा जाए कि पुलिस नहीं है जी, ये तो फालतू की बातें हैं, पुलिस नहीं है हमारे पास इतनी, और पॉपुलेशन बहुत है, इस ये माना जाए? देखिए, जो बेसिक पुलिसिंग है उसमें कहीं ना कहीं अभाव आ गया है इन चीज़ों का। मैंने शुरू में बताया कि बीट कांस्टेबल, जो बीट ऑफिसर है, उससे बड़ा इंटेलिजेंस का कोई ऑफिसर है ही लेकिन नहीं। उस पर तो इतना प्रेशर है ना, उसको तो फटीक भी निपटानी है, उसको तो 50 काम भी करने हैं। जो आप फटीक वाली बात आपने कही, उसके ऊपर और तरह की जिम्मेदारी ज़्यादा है। जो उसका बेसिक काम है, जो इसकी जिम्मेदारी है कि अपनी बीट में एक एक आदमी पर, एक एक घर पे निगाह रखे, हर एक मस्जिद पर, मदरसे पर, मंदिर, स्कूल, चर्च, सब के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए। इसलिए मैंने कहा कि उन चीज़ों का अभाव दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस में है। किसी को भी जानकारी नहीं होती कि क्या मदरसों में चल रहा है, कौन क्या पढ़ाया जा रहा है, गाड़ियां उसके इलाके में आ रही है, कौन सी जा रही है, किसके घर में कितनी गाड़ियां हैं। पहले रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन कराई जाती थी कि गाड़ी किसके नाम ट्रांसफर हो। अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ चीज़ ऑनलाइन है। आप पेपर वर्क पूरा कर दें, चाहे वो असली है नकली है, वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। वो टेररिस्ट के पास इसी पर आ रहा हूँ। इस केस में एक चीज़ ये भी सामने आई और सरकार ने फैसला भी लिया कि आरसी लोग ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं और एक ही नाम से चलती रहती है, और वो 5-6 लोगों को बिक जाती है। जब पुलिस पहुंचती है तो पहले वाले ऑनर के पास पहुंच जाती है, वो कहता है जी मैं तो 6 लोगों को बेच चुका हूं। देखिए, जिम्मेदारी कानूनी रूप से तो उसकी है जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो गाड़ी जब ट्रांसफर करे तो गाड़ी दूसरे के नाम रजिस्टर्ड हो, उससे पहले गाड़ी हैंडओवर ना करे। इसलिए वो कानूनी मचड़ों में फंस जाते हैं, कई बार कोर्ट कचहरी के धक्के खाते हैं। मैं आपके व्यूअर से इस चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदार और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने उठाई है कि यदि अपनी गाड़ी को बेचे, केवल सेल लेटर पर साइन कराने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब तक वो गाड़ी ट्रांसफर ना हो, आप बल्कि गाड़ी हैंडओवर ना करें, उसको बोलो कि पहले ट्रांसफर करा के लाइए, आरसी अपने नाम ट्रांसफर कराइए, तो शायद इस समस्या का समाधान निकल सकता है। नहीं तो यदि अदरवाइज इसी तरह की गाड़ी, इस केस के अंदर कई लोगों के हाथ बिकती चली गई गाड़ी, और नाम अल्टीमेटली ट्रांसफर किसी के भी नहीं। चीज़ों पर आती है सर एक बात कि अगर मटेरियल ही नहीं होगा बॉम्ब का तो बॉम्ब ब्लास्ट कैसे होगा? तो मटेरियल जो मिल रहा है, जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मैं नहीं कह रहा कि कोई एक जैसे अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है और दूसरी पोटेशियम मिल रहा है सर, इस पर अगर प्रॉपर सख्ती हो जाए बहुत ज़्यादा तो ये तो नामुमकिन हो जाएगा इस तरह। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसान है या किसी इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है, तो उनके लिए बाकायदा, उनके लिए जिस तरह के आपने तेजाब के लिए आपने राशन कार्ड बना दिए, और चीज़ों के लिए बना दिए, इसके लिए भी राशनिंग करनी चाहिए कि किन लोगों के हाथ में इस तरह की चीज़ें जा रही हैं। अब वो टाइम आ गया, एक एक चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। पेट्रोल पंप हैं, पहले किसी टाइम में ये होता था कि पेट्रोल पंप पर भी निगाह रखी जाती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि पेट्रोल को ही पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब वो धीरे धीरे चीज़ खत्म हो गई। अब चूंकि एआई का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तमाम गूगल करके देख लें कि क्या कॉम्बिनेशन बनाए जिससे ब्लास्ट हो जाए, क्या कॉम्बिनेशन करें जिससे इजीली मार्केट के अंदर हो। आपने वॉल्व अटैक देखा है, किस तरह से प्रेशर कुकर के अंदर बम रख दिया, एक छोटे से बाल्टी के अंदर बम रख दिया। ट्रांजिस्टर बम का याद है, सीरियल ब्लास्ट हुए थे दिल्ली के, पूरी दिल्ली दहल गई थी। एक ट्रांजिस्टर, जिसने भी ट्रांजिस्टर का बटन ऑन किया और वो ब्लास्ट में उड़ गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे पब्लिक के अवेयर होना चाहिए, तभी पब्लिक के साथ जब तक पुलिस नहीं जुड़ेगी, ये इंटेलिजेंस सिस्टम फेल नहीं है, जीरो है, माइनस है। इसका नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं होगा। इसलिए इस सिस्टम को दोबारा से नए बड़े बड़े आईपीएस, इतनी सैलरी, इतनी सहूलियतें, सरकार इतना खर्च करती है पुलिसिंग पर, ये आतंकी डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और कुछ पढ़ाई करते हैं। क्या ये इनकी जो नॉलेज है वो आईपीएस से भी ज़्यादा होती है? इनका जो दिमाग है इनसे भी ज़्यादा तेज चलता है? इनको पता होता है कैसे करना है? देखिए, आईपीएस केवल एक परीक्षा देकर आते हैं, कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, साइंस पढ़ ली और कोई मैथमेटिक्स पढ़ ली, केवल उसको एक एग्ज़ाम देने का एक
क्लियर करने का तरीका है, केवल उतनी उनकी इंटेलिजेंस है। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा वो समझा कि आईपीएस बन गया या आईएएस बन गया है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, एक आम आदमी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकता है, उसका माइंड ज़्यादा काम कर सकता है ज़मीन के ऊपर कि क्या चीज़ व्हाट रैंक क्या गलत हो रहा है सोसाइटी के अंदर। तो ज़रूरी नहीं कि आईएएस आईपीएस हो जाना इस चीज़ की कोई बुद्धिमत्ता का या इंटेलिजेंस का कोई द्योतक है। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आईपीएस ऑफिसर इग्नोर कर देते हैं, छोड़िए इसको, इसमें बेकार की चीज़ है, मुझे इस बारे में जानकारी दीजिए। जब तक आप छोटी से छोटी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ को एक सीरियस नहीं ले लेंगे तब तक वो नहीं हो सकता। अब किसी बड़े अफसर को बताओ कि फला गांव के दे, छोड़ो ये गांव वाम की बातें छोड़ो, मेरे को यहाँ की बताओ, मेरे शहर की बताओ। तो जब तक आप छोटी छोटी बात को कलेक्ट नहीं करोगे, सारी इंफॉर्मेशन को एक तरह से इंटेलिजेंस के नज़र से नहीं देखोगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, लगातार होती रहेंगी। आप कितना इंटेलिजेंट आईएएस आईपीएस लगा दीजिए, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लास्ट सवाल आपसे सर, दिल्ली ब्लास्ट में ये भी बात सामने आई कि इनका जो प्लान था वो था मॉडिफाइड ड्रोन के अंदर रॉकेट लगाना, विस्फोट करना, उसके जरिए हमास की तरह करना, और एक कार बॉम्ब का भी था इनका जो इन्होंने ये सफल भी हुए। आपने जिक्र किया ट्रांजिस्टर बम का, तो तरीके तो बहुत है ना। अगर मान लीजिए कार बम आप रोक लेंगे तो ये दूसरा तरीका अपना लेंगे। देखिए ये आज ये लोग आम डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ समझते हैं। बिन लाडेन के बारे में जानकारी होगी, ही वॉज ए जीनियस, जिसने अमेरिका जैसे कंट्री को हिला दिया, हवाई जहाज से बिल्डिंग्स को गिरा दिया। तो ये लोग आम क्रिमिनल नहीं है, उस टाइप के ये अपराधी में, उसमें थोड़ा सा फर्क मैं करना चाहता हूँ। एक अपराधी है जो चोर उचक्का डकैती फकैती दुनिया भर के क्राइम कर रहा है, एक टेररिस्ट है जो एक रिफाइंड किस्म के टेररिस्ट हैं। ये वो सड़क छाप टेररिस्ट नहीं है कि आपने पकड़ा और उठा के बंद कर लिया, उनकी जेब से तमंचा निकल गया, चक्कू निकल गया, आपने बंद कर दिया। ये डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स पर हैं, इसलिए इनको पकड़ने के लिए भी पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनसे एक कदम आगे होगा, नहीं तो इसी तरह के ब्लास्ट दोबारा होंगे, फिर होंगे, रिपीटेडली होंगे, और इनको कैच करना, पकड़ना नामुमकिन होगा भारत सरकार के लिए। चलिए, जिस तरह से वेदभूषण जी ने बताया, काफ़ी एग्रेसिवली बताया और तमाम मुद्दों पर उन्होंने राय रखी है, बताया कि किस तरह से जो बेसिक इंटेलिजेंस है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मुखबिरों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो इस तरह की विस्फोटक सामग्रियाँ मिल रही हैं बाज़ार में। इसके अलावा अलग अलग तरीक़ों से जो पास्ट में इंसिडेंट्स हुए उनसे सीख कर बहुत कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिसमें जो पुलिस है वो इन टेररिस्ट से आगे रहे, वो आगे ना रहें और वो मौका ना छोड़ दें कि इस तरह की घटनाएं हो जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।